हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, आज हमारा मैथमेटिकल लॉजिक पे लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने हमारे सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम और एक्सरसाइज 1.1 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आई होप कि आप सब बच्चों ने उस वीडियो को बहुत अच्छे से समझा होगा और आपकी जो टेक्स्ट बुक की जो एक्सरसाइज है वो आपकी कंप्लीट आप लोगों ने कर ली होगी। ठीक है, आज हम लोग अब मैथमेटिकल लॉजिक में आगे बढ़ने वाले, एक नए टॉपिक की तरफ आने वाले और उस नए टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल। कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल, हमें क्या तैयार करना है? ट्रूथ टेबल तैयार करना है। ठीक है ना, ट्रूथ टेबल आपको पता ही है। ट्रूथ टेबल अब अपने को तैयार करना है। अपने पास डिफरेंट स्टेटमेंट आएंगे और उन स्टेटमेंट का यूज करके हमें क्या करना है? ट्रूथ टेबल तैयार करना है। चलो एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। तो उस एग्जांपल से, हालांकि जितने आप ज्यादा एग्जांपल उसमें करोगे ट्रूथ टेबल बनाना उतना आप लोगों के लिए आसान है। ठीक है, लेकिन ये बनाने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि ट्रूथ टेबल याद होने चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। हमारे पास ये जो एक स्टेटमेंट दिया है, हमें इस स्टेटमेंट का क्या करना है? ट्रूथ टेबल बनाना है। क्या बनाना है? ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल बनाते कैसे? तो पहले ये देखो कि इसमें इस स्टेटमेंट में कितने डिफरेंट स्टेटमेंट आ रहे हैं, या इस स्टेटमेंट पैटर्न में कितने डिफरेंट स्टेटमेंट आ रहे हैं। अब डिफरेंट स्टेटमेंट पता करना है तो ये पता करो कि कितने डिफरेंट अल्फाबेट आ रहे हैं। ठीक है ना, कितने डिफरेंट अल्फाबेट आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर तो आपको दो ही अल्फाबेट दिखाई दे रहे हैं। एक दिखाई दे रहा है P और एक दिखाई दे रहा है Q। एक दिखाई दे रहा है P और एक दिखाई दे रहा है Q। कितने डिफरेंट अल्फाबेट है? दो अल्फाबेट है। ठीक है, कौन से P? तो पहले एक P का कॉलम बना लो और फिर एक Q का कॉलम बना लो। ठीक है, अब P और Q दो स्टेटमेंट है तो कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? कितनी पॉसिबिलिटीज होगी? 4 पॉसिबिलिटी होगी। दो स्टेटमेंट है तो 4 पॉसिबिलिटी होती है। और वो 4 पॉसिबिलिटी कौन सी? T T, T F, F T, F F। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है? कितने डिफरेंट वेरिएबल है। जितने डिफरेंट वेरिएबल है इसका मतलब उतने डिफरेंट स्टेटमेंट उसमें आ रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट के अंदर हमें दो डिफरेंट वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, तो हमने दो डिफरेंट वेरिएबल को कॉलम में लिख लिया। अब हमें क्या करना है? इस पूरे इसका ट्रूथ टेबल बनाना है। तो उसमें हम लोग पहले इंडिविजुअल टर्म का ट्रूथ टेबल बनाते हैं। आपके पास P का टेबल है, आपके पास Q का टेबल है, आपके पास निगेशन ऑफ P का टेबल है क्या? नहीं। तो पहले निगेशन ऑफ P का एक कॉलम बना लो। ठीक है, आपके पास Q का कॉलम अवेलेबल है, आपके पास P का कॉलम अवेलेबल है, फिर एक कॉलम बना लो Q बाय इम्प्लाइज P का, ये एक कॉलम बन गया। ठीक है, और फिर लास्ट में क्या करेंगे? निगेशन ऑफ P का इम्प्लाइज करेंगे। निगेशन ऑफ P का इम्प्लाइज किसके साथ? Q बाय इम्प्लाइज P के साथ। तो जिन जिन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट है उनके कॉलम बनाते जाना है। उसके क्या करना है? कॉलम बनाते जाना है। बात समझ पा रहे हो आप? ठीक है, बहुत सिंपल है। 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे तो ये सब चीज़ें आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है, चलो निगेशन ऑफ P का मतलब P का निगेशन। तो सोचो T का निगेशन क्या होता है? F। T का निगेशन क्या होता है? F। F का निगेशन क्या होता है? T। F का निगेशन क्या होता है? T। ये तैयार हो गया हमारा निगेशन ऑफ P का कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम में कौन सी वैल्यू फिलअप करना है हमें? Q बाय इम्प्लाइज P। ठीक है ना, Q बाय इम्प्लाइज P। अच्छा, बाय इम्प्लाइज का टेबल याद करो। क्या बताया था बाय इम्प्लाइज के टेबल में? सेम अगर है तो T आएगा, डिफरेंट है तो F आएगा। मतलब T बाय इम्प्लाइज T कितना आएगा? T आ जाएगा। F बाय इम्प्लाइज T F आएगा। T बाय इम्प्लाइज F F आ जाएगा। F बाय इम्प्लाइज F आएगा। तो बाय इम्प्लाइज को कैसे ध्यान रखना है? सेम अगर है तो T आंसर लिखना है। सेम अगर है तो T आंसर लिखना है। डिफरेंट अगर है तो F आंसर लिखना है। ठीक है, अब लास्ट कॉलम में क्या करना है हमें निगेशन ऑफ P का इम्प्लाइज करना है। किसके साथ? Q बाय इम्प्लाइज P के साथ। मतलब कॉलम नंबर 3 इम्प्लाइज कॉलम नंबर 4 आ जाएगा। कॉलम नंबर 3 इम्प्लाइज कॉलम नंबर 4 आएगा। अच्छा, इम्प्लाइज का टेबल याद करो। इम्प्लाइज के टेबल में एक ही F आता है। कब? जब पहला T और दूसरा F हो। T इम्प्लाइज F होता है। तो F इम्प्लाइज T क्या होगा? T होगा। F इम्प्लाइज F क्या होगा? ये भी T होगा। T इम्प्लाइज F क्या होगा? ये हो जाएगा F। याद है
टेबल याद होना चाहिए ना, पहला टी दूसरा एफ अगर है तो एफ रिजल्ट आता है, और टी इम्प्लाइज टी क्या होता है, टी होता है। तो ये हमारा बन गया इस स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल। इस तरीके से आपने क्या करना है, ट्रूथ टेबल तैयार करना है। ठीक है, जहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, बहुत से बच्चों को ना थोड़ी सी दिक्कत ये जाती है कि कितने कॉलम बनेंगे ना, कितने कॉलम बनेंगे, ये थोड़ी सी समझने में दिक्कत होती है शुरुआत में। जब आप ऐसे ही बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हो तो फिर दिक्कत नहीं होती है। तो आपको एक ट्रिक बता दो, अगर आपको ये पता करना है कि इसमें कितने रो आएंगे, देखो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, कितने रोज आएंगे, तो उसका फॉर्मूला नंबर ऑफ रोज का फॉर्मूला, नंबर ऑफ रोज का फॉर्मूला 2 to the power n, और n बोलता है कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट, नंबर ऑफ रोज का क्या फॉर्मूला है, 2 to the power n, 2 to the power n, और n क्या है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट। नंबर ऑफ स्टेटमेंट का मतलब कितने उसमें डिफरेंट अल्फाबेट है, तो कितने डिफरेंट अल्फाबेट है इसमें, 2 ही है, P और Q। तो देखो 2 to the power 2 कितना हो जाएगा, 4। तो कितने रो आई, देखो 1 रो, 2, 3, 4, आगे 4 रो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्या पता कर सकते हो, नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे। और अगर हमें नंबर ऑफ कॉलम का फॉर्मूला पता करना है, तो नंबर ऑफ कॉलम का फॉर्मूला है m प्लस n। नंबर ऑफ कॉलम का क्या फॉर्मूला है, m प्लस n। अब इसमें m क्या है, m है नंबर ऑफ कनेक्टिविटीज, कनेक्टिव्स, m का रिप्रेजेंट कर नंबर ऑफ कनेक्टिव्स, और n का रिप्रेजेंट कर है नंबर ऑफ स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट। तो ये तो हमें पता है कि इसके अंदर कितने स्टेटमेंट है, इसके अंदर 2 स्टेटमेंट है, और कितने कनेक्टिविटीज है। कनेक्टिविटीज मतलब लॉजिकल कनेक्टिविटी कितनी है, देखो निगेशन भी एक लॉजिकल कनेक्टिविटी है, इम्प्लाइज भी एक लॉजिकल कनेक्टिविटी है, और बाय इम्प्लाइज भी एक लॉजिकल कनेक्टिविटी। यानी कितनी लॉजिकल कनेक्टिविटी आ गई, 3, और कितने स्टेटमेंट है, 2। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5। तो 5 कॉलम बने क्या देख लो, 1 कॉलम, 2, 3, 4, 5। समझ में आ गया। तो अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है या आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि इसको देखने के बाद, हालांकि देखने के बाद आपको समझ में आ जाता है कि कौन से कॉलम बनेंगे, कौन से रो बनेंगे, ये समझ में आ जाता है। फिर भी शुरुआत के लिए कि कितनी रोज अगर हमें पता करना है कि कितने रोज आएंगे इसमें, तो 2 to the power n का फॉर्मूला लगा लो। n बताएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट, n क्या बताएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, और कितने कॉलम आएंगे, m प्लस n, जिसमें m क्या है, नंबर ऑफ कनेक्टिविटीज है, और n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टेटमेंट। ये समझ में आ गया आपको, ओके ठीक है। और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी। कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल ऑफ, ये एक स्टेटमेंट है इसका ट्रूथ टेबल। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि इसमें कितने डिफरेंट अल्फ़ाबेट है ये देख लो। अगर आप ध्यान से, डिफरेंट अल्फ़ाबेट, P अगर रिपीट हो रहा है तो 2 नहीं कंसीडर करना, उसको 1 ही कंसीडर करना। जैसे इसमें डिफरेंट अल्फ़ाबेट, तो मुझे P एक दिखाई दे रहा है और Q एक दिखाई दे रहा है, तो 2 ही अल्फ़ाबेट हैं। तो क्या करेंगे, पहले एक P का कॉलम बना लेंगे और एक Q का कॉलम बना लेंगे, P और Q का कॉलम बन जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा आगे बढ़ते जाओ। जैसे अगर मुझे मान लो ये ब्रैकेट का कॉलम बनाना है, तो लेकिन मुझे पहले किसकी ज़रूरत गिरेगी, निगेशन ऑफ P की। मैं निगेशन ऑफ P का एक कॉलम बना लेता हूँ। फिर मुझे निगेशन ऑफ Q की ज़रूरत गिरेगी, तो निगेशन ऑफ Q का भी कॉलम बना लेता हूँ। फिर निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q का भी कॉलम बना लिया। मतलब इस ब्रैकेट तक हम लोग पहुँच गए। ठीक है, अब देखते हैं इस वाले ब्रैकेट का। तो हमें क्या बोला है कि निगेशन किसका, P एंड Q का। तो पहले तो मुझे ज़रूरत गिरेगी P एंड Q, पहले किसकी ज़रूरत गिरेगी, P एंड Q की, और फिर उसका निगेशन P एंड Q का निगेशन। ठीक है, यानी हम लोग अब कहाँ तक पहुँच गए, पहले इसका कॉलम बना लिया हमने और अब इसका भी कॉलम बना लिया, और फाइनली क्या आएगा, दोनों का बाय इम्प्लाइज आ जाएगा। यानी कि निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q बाय इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P एंड Q। ठीक है, आई होप कि आपको कॉलम कैसे बनाना है ये समझ में आ गया। चलो देखते हैं कि क्या वो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे अप्लाई हो रहा है क्या। कौन सा फॉर्मूला, नंबर ऑफ रोज के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ रोज के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 2 to the power n। n का मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट से मतलब डिफरेंट अल्फ़ाबेट। डिफरेंट अल्फ़ाबेट कितने, इसमें 2 है, तो कितना होगा 2 to the power 2 यानी कि 4। तो 4 रो आ जाएंगे। 4 रो कौन से आएंगे, देखो T T
टी एफ, एफ टी, एफ एफ। देखो आगे 4 रो, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, 4 रो तो आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ आपको, जो हमने अभी फॉर्मूला डिस्कस किया था ना कि कितने रोज आएंगे, कितने कॉलम्स आएंगे, ये फॉर्मूला ना हर जगह अप्लाई नहीं होता है। मतलब हर क्वेश्चंस में वो फॉर्मूला अप्लाई होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप उस फॉर्मूले पे ज़्यादा डिपेंड मत रहो। आप बस स्टेटमेंट को देखो और उसको देखने के बाद कॉलम बनाने की कोशिश करो। अब वो टेक्स्ट बुक में दिया है वो फॉर्मूला, लेकिन वो फॉर्मूला 100% अप्लाई नहीं होता, ठीक है। क्यों अप्लाई नहीं होता? क्योंकि जैसे कि अभी आपने ये सीखा ही नहीं कि निगेशन ऑफ पी एंड क्यू क्या होता है। निगेशन ऑफ पी एंड क्यू होता है निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, ये चीज़ अभी सीखी नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं फिर गड़बड़ है करके, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया उस पर आप ज़्यादा रिलाई मत करो, क्योंकि हर जगह वो काम में नहीं आता है, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि आपको फॉर्मूले की भी बहुत ज़रूरत गिरेगी, देखने के बाद तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो ना कि कौन से कॉलम बनेंगे करके, ठीक है। ओके, चलो स्टार्ट करते फिर। ट्रूथ टेबल सबको याद ही होगा। 2 स्टेटमेंट रहे तो 4 ही पॉसिबिलिटी होती है, टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ। निगेशन ऑफ पी, पी का निगेशन ना, इस पी का निगेशन, तो टी का निगेशन एफ, टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी, एफ का निगेशन टी। निगेशन ऑफ क्यू, क्यू का निगेशन, क्यू का निगेशन, टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी, टी का निगेशन एफ, एफ का निगेशन टी, ठीक है। फिर क्या करना है, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, मतलब इस कॉलम नंबर 3 का और करना है, किसके साथ? कॉलम नंबर 4 के साथ। और के टेबल में देखो याद कैसे रखना है, और के टेबल में एक ही एफ, और के टेबल में एक एफ, कब? एफ और एफ एफ। तो देख लो एफ और एफ एफ है क्या? हाँ, एक ही जगह है, एफ और एफ एफ, तो ये एक ही है, तो बाकी सब रिजल्ट क्या होगा? टी हो जाएगा। तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ याद क्या रखना है, और के टेबल में एक ही एफ आता है, कब? एफ और एफ एफ। तो हम इसका इसके साथ और कर रहे हैं ना, कॉलम नंबर 3 का कॉलम नंबर 4 के साथ और कर रहे हैं, तो एफ और एफ एफ होगा, बाकी सब क्या आएंगे? टी आ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते। तो पी एंड क्यू, पी एंड क्यू यानी कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2, तो एंड के टेबल में एक ही टी होता है, टी एंड टी, टी, बाकी सब एफ होते हैं, तो टी एंड एफ, एफ ही हो जाएगा, एफ एंड टी, एफ ही होगा, एफ एंड एफ, एफ ही हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़े। अब हमें क्या बोला? निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, मतलब ये जो पी एंड क्यू कॉलम है इसका निगेशन, पी एंड क्यू जो कॉलम है इसका निगेशन, तो टी का निगेशन क्या आएगा? एफ, एफ का निगेशन क्या आएगा? टी, एफ का निगेशन क्या आएगा? टी, एफ का निगेशन क्या आ जाएगा? टी। ओके, अब आते हैं फाइनल कॉलम पे। तो फाइनल कॉलम में हमें क्या देखना है? निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू, मतलब इस कॉलम की वैल्यू का बाय इंप्लाइज करना है इस कॉलम के साथ। तो बाय इंप्लाइज को याद रखो, बाय इंप्लाइज में सेम सेम है तो टी, तो देखो कि सेम सेम है क्या? हाँ, देखो ये एफ बाय इंप्लाइज एफ, तो ये आ जाएगा टी, टी बाय इंप्लाइज टी, ये भी आ जाएगा टी, टी बाय इंप्लाइज टी, ये भी टी, टी बाय इंप्लाइज टी, टी, ये भी टी। तो इस तरीके से अपना ट्रूथ टेबल तैयार हो गया। बात समझ में आ गई? तो आपको क्या करना है, ऐसे ही ट्रूथ टेबल तैयार करना है। अगर आपको ट्रूथ टेबल तैयार करते आ गया ना, तो आगे के जो मैं 2 टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ ना, वो कंप्लीटली ट्रूथ टेबल पे ही डिपेंड है, ठीक है। आई होप कि आप सब बच्चों को ट्रूथ टेबल कैसे तैयार करना है, इसमें 2 चीज़ें हैं, 2 चीज़ें। पहली चीज़, ट्रूथ टेबल बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज़ है कॉलम तैयार करते आना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत जाएगी आपको, देखने के बाद थोड़ी आइडिया नहीं आएगी कि कॉलम क्या बनेंगे, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ट्रूथ टेबल की, उतना आप इसमें स्ट्रांग बन जाओगे। ओके, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 3। अब एग्जाम्पल नंबर 3 को अच्छे से देखो। कंस्ट्रक्ट ट्रूथ टेबल ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज आर एंड क्यू, ठीक है। इसमें आप बताओ पर कितने डिफरेंट अल्फ़ाबेट आपको दिखाई दे रहे हैं? इसमें आपको 3 डिफरेंट अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं। कितने? 3 डिफरेंट अल्फ़ाबेट। तो पहले मेरा एक कंसेप्ट समझो कि अगर आपके पास मान लो एक ही स्टेटमेंट है, जैसे पी एक स्टेटमेंट है, तो इसकी 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो इसकी वैल्यू टी आएगी या तो इसकी वैल्यू एफ आएगी, ठीक है। अगर आपके पास 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट है, तो इसकी 4 पॉसिबिलिटी आती है। कौन सी? टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ
एफ, ये 4 पॉसिबिलिटी आती। अगर आपके पास 3 स्टेटमेंट है, P है, Q है और R है, तो कितनी पॉसिबिलिटी आएगी? 8 पॉसिबिलिटी आएगी। देखो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रोज का फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n, n का मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट जब है तो 2 to the power 2, तो देखो 2 पॉसिबिलिटी आ गई। 2 स्टेटमेंट अगर है तो 2 to the power 2, 4, देखो 4 पॉसिबिलिटी आ गई। 3 स्टेटमेंट अगर है, 3 स्टेटमेंट है तो 2 to the power 3, तो कितने? 8 पॉसिबिलिटी आएगी। कितनी पॉसिबिलिटी आएगी? 8। अब ये 8 पॉसिबिलिटी लिखते कैसे उसको बहुत आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि अगर 3 स्टेटमेंट आते हैं तो 8 पॉसिबिलिटी कैसे लिखना है। ठीक है, इसमें आपको दिख गया ना 3 स्टेटमेंट है, P दिखाई दे रहा है, Q दिखाई दे रहा है, R भी दिखाई दे रहा है। तो P का एक कॉलम बना लो, Q का भी एक कॉलम बना लो और R का भी पहले एक कॉलम बना लो। ठीक है, आप चाहो तो पहले कॉलम भी बना के रख दो। फिर P और निगेशन ऑफ Q, तो हमें ज़रूरत गिरेगी पहले निगेशन ऑफ Q की, तो निगेशन ऑफ Q का एक कॉलम बना लिया। फिर P और निगेशन ऑफ Q, तो P और निगेशन ऑफ Q का एक कॉलम बना लिया। फिर R एंड Q, तो R एंड Q का एक कॉलम बना लिया। फिर P और निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज R एंड Q, तो इसका भी कॉलम बना लिया। तो कॉलम हम सब ने बना लिए, ठीक है, सबके कॉलम बन गए। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर 3 स्टेटमेंट है तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 8 पॉसिबिलिटी। वो कैसे लिखना है उसको एक बार अच्छे से देख लो, बस एक बार समझ लो, तो फिर इसके बाद कभी भी 3 स्टेटमेंट आ गए ना, आप आसानी से लिख सकते हो। क्या करना है ना, पहले कॉलम में 4 बार T लिखना। कितने बार T? 4 बार T, और 4 बार F लिख लो। ठीक है, 4 बार T, 4 बार F लिख लो। फिर Q केस में 2 बार T लिखने का, 4 बार T, 4 बार F, फिर 2 बार T, फिर 2 बार F, ऐसा अल्टरनेट चलने देना। 2 टाइम्स T, फिर 2 टाइम्स F। ठीक है, पहले इसमें 4 बार T, 4 बार F, फिर 2 बार T, 2 बार F, और फिर T F अल्टरनेट चलने देना। ठीक है, देखो आपके 8 पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिखी हुई है। यानी कि क्या, अगर 3 स्टेटमेंट है तो 8 पॉसिबिलिटी, या तो तीनों की वैल्यू ट्रू होगी, या तो पहले 2 ट्रू हो गए, तीसरा फॉल्स होगा, या तो पहला ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, या ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, एंड सो ऑन, इस तरीके से। लेकिन अगर आप सोच के लिखने जाओगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे, इसलिए सोचने का नहीं, क्या करने का, 4 बार T, 4 बार F, 2 बार T, 2 बार F, 1 बार T, 1 बार F, इस तरीके से लिख लो। 8 पॉसिबिलिटी भी बन जाएंगी आपकी, और कोई पॉसिबिलिटी रिपीट भी नहीं होगी। ठीक है, अब इसके बाद तो ये चीज़ आसान ही है। निगेशन ऑफ Q, Q का निगेशन, इसका निगेशन, T का निगेशन F, T का निगेशन F, T का निगेशन F का निगेशन T, F का निगेशन T, T का निगेशन F, T का निगेशन F, F का निगेशन T, F का निगेशन T। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से कर लेना बराबर। P और निगेशन ऑफ Q, P मतलब कॉलम नंबर 1 का निगेशन किसके साथ, कॉलम नंबर और P और निगेशन ऑफ Q, P और निगेशन ऑफ Q कॉलम नंबर 1 का और किसके साथ, कॉलम नंबर 4 के साथ। तो पहले देख लो, और के टेबल में एक ही T आता है, कब, एक ही F आता है, कब, F और FF। और के टेबल में एक ही F आता है, F और FF। देख लो कहीं F और F दिखाई दे रहा है क्या, F और F कहीं दिखाई दे रहा है क्या, हाँ F और F तो दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे पहले F लिख लो। और कहीं, हाँ F और F ये भी दिखाई दे रहा, तो यहाँ पे F लिख लो। फिर F और F कहीं दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, तो इसका मतलब बाकी सब की वैल्यू क्या रहेंगी, T। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। R एंड Q, R एंड Q, अच्छा देखना ये गड़बड़ी मत करना। R एंड Q का मतलब कॉलम नंबर 3 का एंड किसके साथ, कॉलम नंबर 2 के साथ। कॉलम नंबर 3 का एंड किसके साथ, कॉलम नंबर 2 के साथ। अच्छा, एंड के टेबल में क्या था, T एंड T, बाकी सब F। तो T एंड T देखो कहीं है क्या, ये एक है T एंड T, तो ये T हो जाएगा। फिर T एंड T और कहीं है क्या, हाँ यहाँ पे है, तो ये भी एक T हो जाएगा। और कहीं है क्या T एंड T, नहीं, और कहीं नहीं, मतलब बाकी सब की वैल्यू क्या आएगी, F आ जाएगी। इस तरीके से लिख लो, तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हो, और मुझे नहीं लगता इसमें कोई आपकी गड़बड़ी होगी करके। ठीक है, अब आते हैं फाइनल लिस्ट पे। फाइनल लिस्ट में क्या बोला गया, P और निगेशन ऑफ Q,
P और निगेशन ऑफ Q, मतलब ये वाला कॉलम, कॉलम नंबर 5 इम्प्लाइज किसके साथ, कॉलम नंबर 6 के साथ, कॉलम नंबर 5 का इम्प्लाइज कॉलम नंबर 6 के साथ। इम्प्लाइज का टेबल याद करो, इम्प्लाइज के टेबल में एक ही F आता है, कब, जब पहला T और दूसरा F हो, पहला T दूसरा F हो तभी F आता है। तो पहला T दूसरा F का है, ये देखो एक जगह दिखाई दे रहा है, तो ये F होगा, फिर ये भी F होगा, T इम्प्लाइज F, F होगा, फिर और कहीं है क्या, हाँ T इम्प्लाइज F, F होगा, T इम्प्लाइज F, F होगा, ठीक है। और बाकी सब की वैल्यू क्या रहेगी, T, ये रहेगा हमारा रिजल्ट। तो इस तरीके से आपको ट्रूथ टेबल बनाते आने चाहिए। अगर आपके पास 2 स्टेटमेंट आ रहे हैं, 2 के लिए 4 पॉसिबिलिटी हो जाएंगी, 3 स्टेटमेंट आ रहे हैं तो 8 पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में अगर मान लो ट्रूथ टेबल पे क्वेश्चन देती है वो, ठीक है ना, ट्रूथ टेबल पे क्वेश्चन देती है, अगर उनको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन देना होगा ट्रूथ टेबल पे, तो वो 2 पॉसिबिलिटी 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देंगे। और अगर उनको 3 या 4 मार्क्स के लिए देना होगा, 4 मार्क्स के लिए तो देंगे नहीं, लेकिन 3 मार्क्स के लिए देना है, तो वो गारंटेड 3 स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन देंगे, क्योंकि 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ही 3 मार्क्स को डिजर्व करता है। बात समझ पा रहे हो? ओके, आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टीजेंसी। टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टीजेंसी क्या होता है इस टॉपिक में? इस टॉपिक में आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है, जैसे अभी हमने पता है आपको स्टेटमेंट दिए थे और उनका ट्रूथ टेबल बताना था, ठीक है, ट्रूथ टेबल तैयार करना था। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है, आपको क्या बोला जाएगा, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि वेदर इट इज टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और कॉन्टीजेंसी। जो स्टेटमेंट आपको दिया है क्या वो टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टीजेंसी है। तो आपको करना क्या है, जो भी स्टेटमेंट दिया है उसकी ट्रूथ टेबल बनाना है, जो भी स्टेटमेंट आपको दिया उसका ट्रूथ टेबल बनाना है। और उसके लास्ट कॉलम में एंट्रीज देखो, अगर लास्ट कॉलम में सभी एंट्रीज ट्रू है तो उसको कहते हैं अपन टोटोलॉजी। देखो यहाँ पे लिखा भी है, a statement pattern which has all the entries in the last column of its truth table as T is called tautology। मतलब आपको करना क्या है, पहले एक स्टेटमेंट दिया होगा उसका ट्रूथ टेबल बनाना है। अगर उस ट्रूथ टेबल के लास्ट कॉलम में सभी एंट्रीज, सभी वैल्यूज अगर T है तो उसको बोलेंगे अपन टोटोलॉजी। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, उसी लास्ट कॉलम में अगर सभी वैल्यू F है, देखें, स्टेटमेंट पैटर्न विच हैज all the entries in the last column of its truth table as F is called contradiction, ठीक है। और कॉन्टिजेंसी क्या होता है कि ऐसा स्टेटमेंट जो टोटोलॉजी भी नहीं और कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं, मतलब लास्ट कॉलम में मिक्स एंट्रीज है, ट्रू भी है, टी भी है, एफ भी है, तो ऐसे इसको बोलेंगे हम कॉन्टिजेंसी, ठीक है। तो क्या करना है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, उसका ट्रूथ टेबल बनाओ, लास्ट कॉलम की वैल्यूज को चेक करो, लास्ट कॉलम में सभी वैल्यूज अगर टी है तो टोटोलॉजी, लास्ट कॉलम में सभी वैल्यूज अगर एफ है तो कॉन्ट्राडिक्शन, और लास्ट कॉलम में अगर वैल्यूज मिक्सअप है, टी भी है, एफ भी है तो कॉन्टीजेंसी। कॉन्टीजेंसी बात समझ में आ गई? ओके, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो जो भी हमने पढ़ा कि टोटोलॉजी क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, कॉन्टीजेंसी क्या है, वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, ट्रूथ टेबल बनाना है बस। स्टेट वेदर दिस स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी और कॉन्ट्राडिक्शन और अ कॉन्टीजेंसी, ये अपने को स्टेटमेंट दिया है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है, ट्रूथ टेबल बनाने के लिए क्या देखना होता है, इसमें कितने डिफरेंट अल्फाबेट है। तो देखने के बाद आपको पता चल रहा है कि इसके अंदर 2 डिफरेंट अल्फाबेट है, एक है P और एक है Q। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक P का कॉलम बना लेते हैं और फिर Q का कॉलम बनाते हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि मुझे पहले क्या, किसका कौन सा कॉलम तैयार करना है ये आप सोच लो। मुझे सबसे पहले P इम्प्लाइज Q का एक कॉलम तैयार करना है, P इम्प्लाइज Q का कॉलम तैयार होगा, फिर P एंड P इम्प्लाइज Q का एक कॉलम होगा, ठीक है। और फिर लास्ट में क्या है कि ये पूरे ब्रैकेट यानी P एंड P इम्प्लाइज Q इस ब्रैकेट का फिर इम्प्लाइज किसके साथ, Q के साथ, ठीक है। तो ऐसे अपने को कॉलम्स तैयार करने हैं, ठीक है। 2 स्टेटमेंट है, 2 डिफरेंट स्टेटमेंट है, तो पॉसिबिलिटी कितनी हो जाएगी, 4 पॉसिबिलिटी होगी। कौन सी टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ, ये 4 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, टी 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 एफ, एफ टी, एफ एफ। अच्छा, P इम्प्लाइज Q क्या होता है,
P इम्प्लाइज Q, इम्प्लाइज के टेबल में एक ही F होता है, कब? पहला T दूसरा F, तो T इम्प्लाइज T, T होगा, T इम्प्लाइज F, F, F इम्प्लाइज T, T, F इम्प्लाइज F, F, सॉरी T, क्योंकि इम्प्लाइज के टेबल में एक ही F आता है, T इम्प्लाइज F, F। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। देन उसके बाद फिर क्या करना है, P एंड, P का एंड करना है, मतलब कॉलम नंबर 1 का एंड करना है कॉलम नंबर 3 के साथ, कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3। एंड के टेबल में एक ही T आता है, T एंड T, सो T एंड T आएगा, T एंड F आएगा, F एंड T F आएगा, F एंड T F आएगा। ठीक है, चलो फिर कॉलम नंबर 4। अब क्या करना है अपने को, लास्ट में P एंड P इम्प्लाइज Q, मतलब कॉलम नंबर 4 का इम्प्लाइज किसके साथ, कॉलम नंबर 2 के साथ, कॉलम नंबर 4 का इम्प्लाइज किसके साथ, कॉलम नंबर 2 के साथ। तो T इम्प्लाइज T होता है, F इम्प्लाइज F, ये भी T होता है, F इम्प्लाइज T, ये भी T होता है, F इम्प्लाइज F, ये भी T होता है, क्योंकि इम्प्लाइज के टेबल में तो एक ही F आता है और वो होता है पहला T दूसरा F होने पे, तो कहीं पे भी मुझे पहला T दूसरा F तो दिखाई दे ही नहीं रहा, इसका मतलब वैल्यूज क्या आएगी, सभी में T आएगी। अब देखो ट्रूथ टेबल हमने बना लिया, लास्ट कॉलम में सभी वैल्यूज क्या आ गई, T आ गई, तो लास्ट कॉलम में सभी वैल्यूज T आने का मतलब जो स्टेटमेंट हमें गिवन दिया है वो स्टेटमेंट क्या है, टोटोलॉजी है। तो गिवन स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी, बस यही लिखना है, गिवन स्टेटमेंट इज अ टोटोलॉजी। बात समझ में आ गई। तो क्या करना है, ट्रूथ टेबल तैयार करना है, लास्ट कॉलम के सभी वैल्यूज को चेक करो, ट्रू है तो सभी वैल्यूज T है तो टोटोलॉजी बनेगा, और यहाँ पे सभी वैल्यूज क्या आ गई, T आ गई। ठीक है, ओके चलो एक और एग्जांपल करते हैं। इस बार क्या बोला है, P एंड Q और P एंड R है, P एंड Q और P R कितने स्टेटमेंट है इसमें, 3 स्टेटमेंट। ये क्या है, P एंड Q और है, ये P एंड Q और P एंड R 3 स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट है P, तो P का एक कॉलम बनेगा, एक स्टेटमेंट है Q, तो Q का एक कॉलम बनेगा, और एक स्टेटमेंट है R, तो R का एक कॉलम बनेगा। ठीक है, 3 कॉलम बन गए। P एंड Q का एक कॉलम बनेगा, सो P एंड Q का एक कॉलम आ जाएगा। उसके बाद P एंड R का एक कॉलम आएगा, P एंड R का एक कॉलम आ जाएगा। फिर उसके बाद P एंड Q और P एंड R का एक कॉलम आएगा। ठीक है, तो ये सभी कॉलम्स आपको बनाते आना चाहिए। ठीक है, तो चलो वैल्यूज को रखते हैं। तीन स्टेटमेंट है ना, 3 स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है तो 8 पॉसिबिलिटी, और मैंने आपको बताया था 8 पॉसिबिलिटी कैसे लिखना है। 4 बार T लिख लेना, T 4 बार T, फिर 4 बार F लिख लो। ठीक है, 4 बार T 4 बार F, फिर 2 बार T लिखना, 2 बार F लिख लेने का, फिर 2 बार T 2 बार फिर F, और तीसरे वाले में 1 बार T 1 बार F। ठीक है, तो इस तरीके से आपने 8 पॉसिबिलिटी लिख ली। अब देखते हैं कि P एंड Q में क्या होगा। P एंड Q कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2, एंड के टेबल में एक ही T आता है, T एंड T, तो T एंड T, T एंड T, फिर बाकी सब F रहेंगे क्योंकि कहीं पे भी T एंड T नहीं आने वाला, तो ये F आएगा, ये भी F। ठीक है, सारे के सारे F हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि P एंड R पे, मतलब कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 3, तो T एंड T, T एंड T, T एंड F, T एंड T एंड F, फिर F एंड T, F एंड F एंड T, F और F एंड F। ठीक है,
देन अब आते हैं फाइनल इस पे P एंड Q मतलब ये कॉलम उसका और इसके साथ P एंड Q का और। अब और के टेबल में क्या होता है, एक ही F आता है, कब F और F। तो देख लो कि F और F दिखाई दे रहा है, हाँ ये देखो F और F दिखाई दिया, तो ये सभी F और F है, तो ये सभी की वैल्यू क्या आएगी, F आ जाएगी, ये सभी F आ जाएगी, ठीक है, इन सभी की वैल्यू क्या आएगी F। और T एंड T की सॉरी T और T होता है, T और F T होता है, F और T होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, लास्ट कॉलम के अंदर जो वैल्यूज मिली ना वो मिक्सअप वैल्यूज है। देखो T भी है और F भी है, T भी है F भी, मतलब ये टोटोलॉजी भी नहीं है और कॉन्ट्राडिक्शन भी नहीं है, मतलब कौन है ये, कॉन्टीजेंसी है। क्या है ये, कॉन्टिजेंसी, ठीक है। तो सिंपल है, आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं करना है, ट्रूथ टेबल तैयार करो, लास्ट कॉलम की वैल्यूज देखो, ठीक है, सभी वैल्यू T तो टोटोलॉजी, सभी वैल्यू F तो कॉन्ट्राडिक्शन, सभी वैल्यू मिक्सअप है तो कॉन्टीजेंसी। बात समझ में आ गई, ओके। आगे बढ़ते हैं, एक नए टॉपिक की तरफ आते हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक में मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें थ्योरी जैसा कुछ पार्ट है नहीं। क्या बोला यहाँ पे, यूजिंग ट्रूथ टेबल का यूज करना है, प्रूव दैट द लॉजिकल इक्विवेलेंस। आपको ट्रूथ टेबल का यूज करके ये बताना है कि इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करना है मतलब क्या, कि P बाई इम्प्लाइज Q की वैल्यूज और P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P की वैल्यूज इक्वल रहेगी, इसकी वैल्यूज और वैल्यू इक्वल रहेगी। तो सिंपली क्या करो, पहले इसका ट्रूथ टेबल बना लो, फिर इसका ट्रूथ टेबल बना लो, और दोनों की वैल्यूज कैसे आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। सेम आ गई मतलब दोनों कैसे है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले कितने आपको कितने आपको इसमें डिफरेंट स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं, 2। आई होप कि अब आपको ट्रूथ टेबल कैसे बनाना है ये तो पक्के से समझ में आ गया। तो मैं डायरेक्ट, मुझे पता है कि P का एक कॉलम बनाना है, ठीक है ना, P का एक कॉलम बनाना है, फिर एक Q का कॉलम बनाना है, ठीक है, फिर P बाई इम्प्लाइज Q का एक कॉलम बनाना है, ठीक है, फिर एक P इम्प्लाइज Q का कॉलम बनाना है, उसके बाद एक Q इम्प्लाइज P का कॉलम बनाना है, फिर उसके बाद P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P का एक कॉलम बनाना है, ठीक है। ये सारे कॉलम आई होप कि आप सबको बनाते आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कर लो, यहाँ पे ना आप इन कॉलम को नंबर दे दो, ये कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स दे दो, ठीक है, और बस फिलअप करना चालू करो। ठीक है, तो चलो कितने डिफरेंट स्टेटमेंट है, 2, तो कितनी पॉसिबिलिटी आएगी, 4 पॉसिबिलिटी, T F T F 4 पॉसिबिलिटीज आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, P बाई इम्प्लाइज Q, T बाई इम्प्लाइज T होता है, T बाई इम्प्लाइज F होता है, F बाई इम्प्लाइज T F होता है, F बाई इम्प्लाइज F T होता है, ठीक है। आई होप कि अब टेबल आपको अच्छे से याद है। P इम्प्लाइज Q, T इम्प्लाइज T होता है, T इम्प्लाइज F होता है, F इम्प्लाइज T होता है, F इम्प्लाइज F भी T होता है। अच्छा, Q इम्प्लाइज P, T इम्प्लाइज T, F इम्प्लाइज T इम्प्लाइज F और F इम्प्लाइज F T, ठीक है। फिर क्या आएंगे, P इम्प्लाइज Q मतलब कॉलम नंबर 4 एंड कॉलम नंबर 5, एंड का टेबल, तो एंड के टेबल में एक ही T होता है, T एंड T और बाकी सब F, तो T एंड T, F एंड T, F, T एंड F, T एंड T, ठीक है। अच्छा, अगर अब आप कॉलम नंबर 3 को देखो और कॉलम नंबर 6 को देखो तो वैल्यूज देखो कैसे है, सेम है, वैल्यूज कैसे है, सेम है। सो आप क्या बोलोगे अब, फ्रॉम कॉलम 3 एंड 6, कॉलम 3 एंड 6 से ये बात प्रूव होती है कि P बाई इम्प्लाइज Q इज इक्विवेलेंट टू P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। बात समझ गए, कॉलम नंबर 3 से ये बात प्रूफ हो गई कि P बाई इम्प्लाइज Q की वैल्यू इक्विवेलेंट है किसके, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P के, ठीक है। तो बस इसी तरीके से अपने को ट्रूथ टेबल का यूज़ करना है। तो देखो, ट्रूथ टेबल का यूज़ हमें 3 टॉपिक में करना है। एक तो खुद ट्रूथ टेबल बनाने के लिए एक टॉपिक हमने देखा,
उसके बाद दूसरा टोटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्टिजेंसी, और तीसरा दो स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट है या नहीं है, ये प्रूफ करने के लिए भी हम लोग ट्रूथ टेबल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और बोर्ड एग्जाम में गारंटीड है 3 में से एक टॉपिक पे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल आप अच्छे से करके रखो, ठीक है, ओके। तो अब आते हैं हमारे आज के वीडियो लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। जैसे ही आज आपका ये वीडियो लेक्चर देखना कंप्लीट हो जाएगा, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके नोट्स को डाउनलोड करना है, उसमें से सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करना है और नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी ट्राई करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.2, ठीक है। मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने से पहले आपके सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3 और एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस आप मुझे फॉरवर्ड करोगे करके, ठीक है, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन वही है, यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट द लॉजिकल इक्विवेलेंस P and Q and R इज इक्विवेलेंट टू P and Q and R। अगेन 3 हमें अल्फाबेट दिखाई दे रहा है इसमें, एक दिखाई दे रहा है P, एक दिखाई दे रहा है Q, एक दिखाई दे रहा है R, यानी कि 8 पॉसिबिलिटीज आ जाएगी। कितनी पॉसिबिलिटीज आएगी? 8, क्योंकि 3 स्टेटमेंट है। ठीक है, तो क्या करते हैं, आप क्या क्या करें, सबसे पहले Q एंड R का एक कॉलम बना लेते हैं, Q एंड R, ठीक है। उसके बाद फिर P एंड Q एंड R का एक कॉलम बनाते हैं, फिर उसके बाद P एंड Q का एक कॉलम बनाते हैं, और फिर उसके बाद P एंड Q एंड R का एक कॉलम बनाते हैं, ठीक है। ऐसे हमने 4 कॉलम बना लिए सबके। तो 3 स्टेटमेंट है, तो कितनी पॉसिबिलिटी? 8 पॉसिबिलिटी। आई होप कि आप सब लोगों को पॉसिबिलिटीज लिखते आता है, ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटी होती है? 8 पॉसिबिलिटी होती है। कैसे लिखते हैं 8 पॉसिबिलिटी? पहले इसमें 4 बार T लिख लेना है और फिर 4 बार F लिखना है, 4 बार T 4 बार F, फिर दूसरे इसमें 2 बार T लिखना है, 2 बार F लिखना है, फिर 2 बार T लिखना है, 2 बार F लिखना है, तीसरे इसमें फिर 1 बार T 1 बार F लिखना है, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। फिर Q एंड R मतलब कॉलम नंबर दे दो 1 2 3, तो Q एंड R यानी कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3, T एंड T T एंड F एंड T F, ये भी F हो जाएगा, T एंड T होता है, T एंड F एंड T F एंड F, ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद P एंड Q एंड R, इसको कॉलम नंबर 4 दे दो। P मतलब कॉलम नंबर 1 का एंड किसके साथ? कॉलम नंबर 4 के साथ। कॉलम नंबर 1 का एंड किसके साथ? कॉलम नंबर 4 के साथ। तो एंड के टेबल में एक ही T होता है, T एंड T। देख लो कहाँ पे T एंड T, और कहीं T एंड T है क्या? और कहीं पे भी T एंड T नहीं है, मतलब सबकी वैल्यू क्या आएगी? F आ जाएगी। ठीक है, बात समझ गए इतना? ओके, देन आते हैं फिर हम लोग P एंड Q में, यानी कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2। तो एंड में फिर से एक ही T एंड T, तो T एंड T 2 ही बार आएगा, T एंड T, और ये भी T एंड T। फिर और कोई T एंड T है क्या? नहीं है, मतलब सबकी वैल्यू क्या आएगी? F आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं लास्ट कॉलम पे, इसको नंबर दे देते 5 6 और 7। तो P एंड Q मतलब कॉलम नंबर 6 का एंड किसके साथ? कॉलम नंबर 3 के साथ, क्योंकि हमें बनाना है P एंड Q एंड R, कॉलम नंबर 6 एंड कॉलम नंबर 3। सो T एंड T, देखो T एंड T कहाँ पर है, देख लो पहले कहीं नहीं है, सिर्फ एक ही है, बाकी सब तो F ही है। तो T एंड F, तो बाकी सब के लिए क्या आ जाएगी? F आ जाएगी, बाकी सब के लिए आ गई F।
ठीक है, चलो देखते हैं कि क्या चीज़ इक्विवेलेंट है या नहीं है। कॉलम नंबर 5 में एंट्रीज देख लो और कॉलम नंबर 7 में एंट्रीज देखो, दोनों एंट्रीज देखो सेम है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 7 P and Q and R is equivalent to P and Q and R। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, हमने 3 बेसिक टॉपिक आज हमने सीख लिए। सबसे पहले हमने सीखा कि ट्रूथ टेबल कैसे बनाया जाए, फिर उसके बाद हमने सीखा कि ट्रूथ टेबल का यूज़ करके कोई भी स्टेटमेंट टोटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है, ये कैसे पता किया जाए। लास्ट कॉलम में सभी एंट्रीज T तो टोटोलॉजी, सभी एंट्रीज F तो कॉन्ट्राडिक्शन, मिक्सअप तो कॉन्टिजेंसी। और फिर हमने देखा कि ट्रूथ टेबल का यूज़ करके 2 स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट कैसे शो करते हैं कर। ठीक है, ओके। तो आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, आपको सेल्फ प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करना है और एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करना है। नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने से पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सब के सब मुझे होमवर्क सेंड करेंगे। ठीक है, ओके। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, आपके जो अदर फ्रेंड्स हैं उनको शेयर करो वीडियो, चाहे फिर वो हमारे इंस्टीट्यूट के हो चाहे फिर हमारे इंस्टीट्यूट के ना हो। ठीक है, मैं ये बार बार आपको क्यों कह रहा हूँ कि वीडियोस को शेयर करो, वीडियोस को शेयर करो, क्योंकि हो सकता है कि आपके जो फ्रेंड्स जिन्होंने अदर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ली है, इस लॉकडाउन पीरियड में उन लोगों के वीडियो लेक्चर स्टार्ट ना हो। ठीक है, तो इससे हो सकता है उनके पढ़ाई का नुकसान हो। तो अगर आपके पास वीडियो लेक्चर अवेलेबल है तो आपका काम है कि आपके फ्रेंड्स को प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, आप अपना काम तो करके रखो, आपका काम है कि अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट करना कि हमारे इंस्टीट्यूट के वीडियो लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आपको कोई अमाउंट नहीं देना है, कोई फीस नहीं देना है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ उनको शेयर करना है। ताकि अगर मान लो आप 10 स्टूडेंट को भी शेयर करते हैं और उसमें से अगर 2 बच्चे भी सीरियसली ये वीडियो को देख रहे हैं और उनसे उसका फ़ायदा होता है तो हमारे लिए बहुत ये है, बहुत ही काम की चीज़ है ये। नहीं वो 8 पढ़ाई कर रहे रहने दो, पर जो 2 कर रहे हैं उनके लिए तो ये चीज़ बेनिफिट हो जाएगी। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, आज यहीं पे स्टॉप होते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।